बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.2 वाली एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। और एक बात जो आपको बता दूं पहले से ही कि आपको पता है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन होते हैं सोल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि वो क्वेश्चन सोल्व किस तरीके से होंगे, यानी मेथड कौन सा इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे 3.1 में हमने देखा कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो 3.1 वाली एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो उसी टॉपिक से रिलेटेड थे और उन्हीं के और जो रेशियो और प्रोपोर्शन में हमने चीज़ें पढ़ी उसके मुताबिक ही क्वेश्चन सोल्व हुए। जैसे प्रोपोर्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जो फार्मूला पढ़ा था वो हमने 3.1 वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें इस्तेमाल भी किया था। तो जो टॉपिक होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि इस एक्सरसाइज के हवाले से कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो यहाँ 3.2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक गिवन है वो वेरिएशन का है, यानी इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 3.2 में वो वेरिएशन से रिलेटेड आ रहे हैं और हमने इनको इसी मेथड से सोल्व करना है जो यहाँ बुक में गिवन है। यहाँ पर वेरिएशन में बताया गया कि ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सी साइंसेज में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इन्वर्स वेरिएशन। तो अब मैं आपको इस वेरिएशन के बारे में समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वेरिएशन है। इसकी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? दो। एक को मैंने इस तरफ लिख लिया, एक को मैंने इस तरफ। ये मेरे पास आ गई डायरेक्ट वेरिएशन और ये मेरे पास आ गई इन्वर्स वेरिएशन। तो अब सबसे पहले हम डायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट में हमारे पास क्या है, तो ये मैं लाइन लगा लेता हूँ दरमियान में ताकि इस तरफ एक चीज़ हो जाए, इस तरफ एक चीज़ हो जाए। तो डायरेक्ट में हमारे पास वो कहता है कि अगर आपने एक चीज़ को इंक्रीज़ किया है, यानी कोई भी अगर हमारे पास चीज़ है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं तो कहता है कि जो दूसरी चीज़ है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। ठीक है। अगर वो कहता है कि एक चीज़ हमने अगर डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़, तो कहता है कि दूसरी चीज़ भी हमारे पास डिक्रीज़ होगी। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी जो चीज़ें हैं उनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। तो इस चीज़ को हमने कहा कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, दूसरी अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है दूसरी भी डिक्रीज़ होगी। तो इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। इसको मैंने यहाँ लिख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसके दो नाम हैं। आपने या तो आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं और डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इंक्रीज़ करें एक क्वांट तो इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ करें तो डिक्रीज़ होती है दूसरी भी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं हमारे पास कार है कोई, तो उस कार की अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी। यानी इसका मतलब ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं कि अगर मैंने कार की स्पीड बढ़ाई है तो जो डिस्टेंस हमारे पास था वो भी इंक्रीज़ कर गया। तो ये आपस में एक एग्जांपल है जो डायरेक्टली रिलेशन करती है, यानी इन दोनों के दरमियान में डायरेक्टली रिलेशन है कार की स्पीड और डिस्टेंस के, कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा और अगर हम स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो डिस्टेंस भी हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से हमने ये भी पढ़ी। अब दूसरी देखते हैं कि हमारे पास अगर सर्कल है उसका अगर हम रेडियस इंक्रीज़ करते हैं, रेडियस अगर सर्कल का इंक्रीज़ करते हैं तो जो उसका सरकमफ्रेंस है या फिर हम कह लें जो बाउंड्री है हमारे पास सर्कल की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। ये दोनों बुक में गिवन है। तो ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि स्पीड इंक्रीज़ करें डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ करें डिक्रीज़ हो जाता है, रेडियस इंक्रीज़ करें तो सर्कमफ्रेंस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें तो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये एग्जांपल्स थी डायरेक्ट वेरिएशन की समझाने के लिए। अब ज़रा आ जाते हैं जो हमारे पास बुक के अंदर जो 3.2 में क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के होंगे। वो उसमें हमारे पास इस तरह के, अगर मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ y और दूसरी मैं लेता हूँ x, तो अगर मैंने इनके दरमियान डायरेक्टली रिलेशन शो करना है कि ये y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हमने ऐसे कहना है कि ये डायरेक्टली y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये इनके दरमियान जो रिलेशन है डायरेक्टली मैंने इसको शो करना है। तो मैंने इसके लिए साइन कौन सा यूज़ करना है, उस साइन का नाम है वेरीज एज। इसका नाम है वेरीज एज। इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं और साइन ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ वेरिएशन। अब अगर मैं कहता हूँ कि y मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो मैं इसको कैसे शो करूँगा, y ये वेरीज एज का साइन लगाएंगे, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वेरीज एज लगा देंगे और y हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
इसका मतलब मैंने इसको शो कर दिया वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो अगर मैं इसको मानता हूँ वाई मेरे पास स्पीड है कार की, तो स्पीड मैंने बढ़ाई तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस वेरीज एज को हटाना कैसे है। इसको हटाने के लिए इज़ इक्वल टू लगाएंगे जब हम, यानी मैंने वाई इज़ इक्वल टू जब लिखा तो हमारे पास इसको ख़त्म करने पर एक कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन बन गया। उस कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन को हम के से शो करते हैं। इस कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन को हम के से शो करते हैं और यहाँ पर जो वेरिएबल था वो वैसे ही आ गया। तो अब हमने ये याद रखना है कि ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कोई और जो मर्ज़ी हो लेकिन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो जो इसका काम है वो तो ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, वाई को मैं इधर ही रखूँगा और एक्स को मैं डिवाइड कर दूँगा। ये मैंने के की वैल्यू फाइंड करने का तरीका यहाँ पर बना लिया कि के की मैं कैसे वैल्यू फाइंड करूँगा। तो ये हमने पढ़ लिया डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम चलते हैं अपने इन्वर्स वेरिएशन की तरफ। इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर मैं एक जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाता हूँ तो हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी काजेज़ डिक्रीज़ इन अदर क्वांटिटी, यानी मैंने एक चीज़ बढ़ाई और दूसरी चीज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो गई। अगर मैं एक चीज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ हमारे पास, ये देखिए, एक चीज़ बढ़ाई दूसरी डिक्रीज़ कर गई। एक चीज़ मैंने कम की है तो दूसरी हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया कि इन्वर्स वेरिएशन में हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो इसका हमारे पास दूसरा नाम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी बुक में तो कोई एग्जांपल वैसे गिवन नहीं है, तो मैं आपको खुद से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ प्लेट्स में खाना पड़ा हुआ है तो हमारे पास जो आदमी है खाने के लिए वो अगर कम है तो खाना ज़्यादा बंदों को आ जाएगा। अगर हमारे पास जो आदमी है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं तो खाना कम हो जाएगा। यानी अगर मैं मैन बढ़ा देता हूँ तो जो हमारे पास खुराक है यानी फूड है हमारे पास जो वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैंने आदमी बढ़ा दिए खाने वाले तो जो खाना है वो कम पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक एग्जांपल आ गई इसकी, कि ये भी इसकी एग्जांपल है। तो हमने एक चीज़ बढ़ाई दूसरी डिक्रीज़ कर गई। इस तरह बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो आप डेली लाइफ में देखते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें हमारे पास इस चीज़ को कैसे हम रिलेट करेंगे। मैंने लिया एक वेरिएबल एक्स और एक लिया वाई और एक एक्स। अगर मैं इसको इन्वर्सली शो करना चाहूँ कि वाई है, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये कैसे होगा। ये हमारे पास इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह का साइन लगेगा वेरीज एस का, इसको वेरीज एस कहते हैं और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा इसको मैंने कैसे शो करना है, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए मैंने वो जो दूसरा जो हमारे पास आ रही थी क्वांटिटी उसको मैंने 1/x की फॉर्म में लिख दिया कि ये इन्वर्स है, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो ये चीज़ ऐसे है, यानी मैंने अगर वाई की वैल्यू बढ़ाई है, मैंने अगर खाने वाले आदमी बढ़ाए हैं तो जो हमारे पास खाना है वो डिक्रीज़ कर देगा। ये मेरे पास फूड, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया कि अगर मैंने एक चीज़ बढ़ाई है तो दूसरी हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी। इस तरह मैं एक्स को इधर लिख के वाई इधर भी लिख सकता हूँ, तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने इसके अंदर कैसे वो इज इक्वल टू लगा कर के कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन लगाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने वाई लिखा, इक्वल टू लगाया, और वो जो कॉन्स्टेंट है वो तो मल्टीप्लाई होना है ऊपर, यानी उसके ऊपर ही आना ना इक्वल टू के बाद, वो यहीं पर आएगा, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x के साथ। तो मैं इसको 1/x की बजाय इसके x के ऊपर ही लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा इस तरह। तो अब मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, k इज इक्वल टू मैं लिखूँगा ये y यहीं रहेगा और ये जो x है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू yx आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह का फार्मूला है कि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट में हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया वेरिएशन के बारे में, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं हमारे पास, जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। मैंने लिखा है एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके अंदर क्वेश्चन 1 को हम सोल्व करने वाले हैं। आपने बस जो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनल वो कहेगा वैसे वैसे करते जाना है और क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। अब क्वेश्चन 1 में कहता है इफ़ वाई वैट इज़ डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट दिया उसने, एक उसने दूसरा पार्ट दिया, एक तीसरा पार्ट दिया, 3 पार्ट्स दिए हैं उसने पहले वाले क्वेश्चन की। तो जो पहली वाली लाइन है
इसमें हम देखते हैं हमने क्या करना है, पहले इसकी मदद से ही हम आगे चल सकेंगे। कहता है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, उसने डायरेक्टली कहा है तो इसका मतलब हमारे पास वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जो हमारे पास वाई और एक्स का रिलेशन है वो डायरेक्टली है, तो हमने कहा वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सबसे पहले वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यही हमने पढ़ा था डायरेक्टली में। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका जो इक्वल टू लाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। हमने कहा वाई इक्वल टू ये के लग जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन और साथ एक्स लग जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको मैंने नाम दे दिया है 1 का। आगे क्या कहता है एंड, अब उसने इसी के बाद एंड लगा दिया, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। अब उसने यहाँ पर हमें देखें तो वाई और एक्स, ये वाई और एक्स दोनों की वैल्यूज़ हमें गिवन कर दी हैं। तो अगर हम गौर करें तो उसने हमें ये क्यों गिवन की हैं, ताकि हम इस के की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे। हमने कहा पुट, अब वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 8 और हमारे पास एक्स की वैल्यू है 2। हमने कहा इनको मैंने पुट करना है इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में देखा वाई की वैल्यू 8 है इज इक्वल टू के 2, तो मैंने 8 डिवाइड किया 2 के साथ, तो के इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4, के इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4 के। अब देखिए ये मेरे पास के की वैल्यू निकल चुकी है। मैंने आपको वो इक्वेशन बताई थी जिससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो अब हम क्या करते हैं कि आगे देखते हैं जो पार्ट 1 है उसमें वो क्या कहता है। ये हमने यहाँ तक चीज़ फाइंड करी, इसका मतलब जो उसने हमें यहाँ तक चीज़ें दी थी और वो हर क्वेश्चन में इसी तरह देगा कि हमने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू आपने लाजमी फाइंड करनी होगी, उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे हम पहला देखते हैं, उसने कहा वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसने क्या अपने वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। हम देखते हैं यहाँ पर कैसे, हम वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें इस के की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हम वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी एक्स और वाई दोनों इस इक्वेशन में मौजूद रहेंगे, लेकिन हम अगर के की जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये देखें वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे बनेगा, के की वैल्यू बस पुट करने से। के की वैल्यू मैंने कहा पुट के इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू मैंने 4 पुट की, वाई इज इक्वल टू आ गया 4x। तो ये मेरे पास क्या बन गया, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी वाई और एक्स दोनों इक्वेशन में मौजूद रहेंगे, लेकिन जो दूसरी चीज़ होगी उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। यानी के था तो के की वैल्यू पुट कर दी, तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स मौजूदा, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमने पार्ट 1 को सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5, हमने कहता है कि वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। जब आपके पास x की वैल्यू 5 होगी, तो हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम कहते हैं कि इसी में हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करेंगे x की 5 और k की वैल्यू 4, क्योंकि हमने k को भी तो ख़त्म करना ना साथ हमने, क्योंकि खाली y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू हमारे पास है kx के। तो अब हमने क्या करना है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k और x दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमने कहा पुट k इज़ इक्वल टू 4, ये तो हमने फाइंड कर ली हुई है, बट x की वैल्यू हमने कहा x इज़ इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ पुट की y इज़ इक्वल टू k की 4 पुट की और x की हमने 5 पुट की, तो y इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 5 20। ये देखें y की वैल्यू हमने सिंपल तरीके से फाइंड कर ली। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरे में वो क्या कहता है। कहता है y x व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। अब हमने क्या फाइंड करना है, x को व्हेन y इज़ इक्वल टू 28 हो जाए। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, वही हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया और उसी में हम पुट करेंगे y की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y इज़ इक्वल टू के एक्स। इसको हमने रीअरेंज किया कि हम x की कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो y अगर हम k को इधर ले आए, y डिवाइड कर दें k के साथ, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। तो हमने x इज़ इक्वल टू कहा y ओवर k और यहाँ y की और k की वैल्यू पुट की। हमने कहा पुट y इज़ इक्वल टू 28 एंड k इज़ इक्वल टू 4। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, y की 28 k की 4, ये दो वैल्यूज़। तो y की 28 पुट की और k की 4 पुट की, तो x की निकल आई 4। अभी इसको करते हैं हम 2 से करते हैं पहले, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार। तो ये बन गया हमारे पास x की वैल्यू 7। ये देखिए हमने x की वैल्यू 7 फाइंड कर ली। ये सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड किया, फिर हमने y की वैल्यू फाइंड की, उसने x की दी थी,
फिर हमने एक्स की फाइंड की, उसने वाई की दी थी, और एक्स और वाई जब हमने फाइंड किया तो उसमें हमने के की वैल्यू इस्तेमाल की जो कि हमने शुरू में ही निकाल ली हुई थी। तो इसके साथ ही हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इफ़ वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। ऊपर देखे क्वेश्चन 1 में उसने हमें डायरेक्ट नहीं था दिया ये वाला वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, उसने यानी हमें अल्फाज में वर्ड्स में बयान किया था कि आपने वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन एक्स के, लेकिन यहाँ उसने डायरेक्टली हमें ये लिख कर दे दिया है। और उसके बाद कहता है वाई इज इक्वल टू 7 और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है जब हम ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। अब फाइंड करने के लिए उसने हमें दो पार्ट्स दिए हैं, और बेसिकली ये दो पार्ट्स वही हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, जो ये जो पार्ट्स है ये वही हैं जो हमने क्वेश्चन 1 में 3 किए थे ना, तो उसने हमें दूसरे पार्ट में हमें ये दूसरा और तीसरा इकट्ठा करके दे दिया। तो अब हम वही तरीका देखते हैं जो हमने क्वेश्चन 1 में किया। बिल्कुल बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। कहता है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, तो हमने यहाँ पर इसको ख़त्म किया। वाई इज इक्वल टू आ गया के एक्स साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ख़त्म करके हमारे पास के एक्स ही निकल आया। तो अब हम क्या करते हैं कि के की वैल्यू, इसको पहले हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और यहाँ से अब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हमने पुट करना है क्या, जो हम उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं। हमने कहा पुट वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 7 एक्स इज इक्वल टू 3 इन 1। तो 1 क्या है, वाई इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, के इज इक्वल के की आगे साथ एक्स की 3, तो ये डिवाइड हो गया 7/3 के साथ। तो ये के की वैल्यू हमारे पास क्या निकला है, 7/3। तो ये हमने अब के की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम सिंपल जो पार्ट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। कहता है पहले पार्ट में वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो हमने क्वेश्चन 1 में किया। कहता है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई और एक्स मौजूद रहें, और जो तीसरा जो भी आ रही है चीज़ उसकी वैल्यू पुट की जाए। यानी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है के की वैल्यू पुट की जाए। के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, के की वैल्यू है 7/3 और साथ एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे में कहता है एक्स व्हेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब वाई इज इक्वल टू 35 हो। एक्स इज इक्वल टू फाइंड एंड वाई इज इक्वल टू 35। एंड दूसरे में कहता है हमारे पास वाई व्हेन वाई फाइंड करना है और एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 18 के। अब ये चीज़ फाइंड करते हैं। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने सारी चीज़ें निकालनी है। हमने इक्वेशन 1 को लिख लिया वाई इज इक्वल टू के एक्स के। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, एक्स। हमें एक्स चाहिए, हम के को उधर ले जाएंगे। हमने कहा वाई ओवर के इज इक्वल टू एक्स के, तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। वाई की क्या 35 और के की क्या हमारे पास, के क्या 7/3 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स के। तो जो भी नीचे चीज़ डिवीजन के नीचे अगर डिवीजन हो तो वो जो उसके एंड वाली वैल्यू होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने कहा 35 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आ गया एक्स के। अब इसको सोल्व करते हैं हम कैलकुलेटर के साथ। तो यहाँ पर कैलकुलेटर सोल्व करने पर हमारे पास देखते हैं 35 × 3, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 105 आया। 105 डिवाइड कर दिए 7 के साथ इज इक्वल टू आ गया एक्स के। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ डिवीजन में 105, देखते हैं अगर हो गई डिवीजन तो ये 15 आ गया। एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 15 के। तो ये देखें यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इसको पुट करते हैं। हमने कहा अब हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हमने एक्स की थी। हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने कहा इक्वेशन 1 में हमारे पास वाई इज इक्वल टू के एक्स है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की। तो वाई इधर ही रहेगा, बस बाकी वैल्यूज पुट की जाएंगी। वाई इज इक्वल टू के की वैल्यू है हमारे पास 7/3 है। ये आप यहाँ पर साइड पे करके इस तरह के की वैल्यू भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद एक्स की भी लिख सकते हैं कि हम ये चीज़ पुट करने लगे। अब एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 18, तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो 3 यहाँ इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 6 * 18, 7 6 * 42। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू निकल आई है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसने दूसरे पार्ट में हमें वो जो 3 पार्ट हमने क्वेश्चन 1 में किए थे, उसका दूसरा और तीसरा जो पार्ट था उसने हमें दूसरे में कंबाइन करके दे दिया। तो ये हमने दोनों पार्ट्स कर लिए जिसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की। किसकी मदद से, के की वैल्यू और एक्स की वैल्यू की मदद से। तो हमने यहाँ पर हमने के की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर हमने वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स को फाइंड किया था। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इसके क्वेश्चन 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। जिस तरह क्वेश्चन 2 में उसने हमें साइन दे दिया था, यहाँ पे भी दे दिया। कहता है इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एंड आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8।
तो यहाँ तक अगर हम देखें तो वही चीज़ है कि के की वैल्यू हमारे पास इसी जगह से आएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं, फिर आगे ये जो चीज़ें हैं ये सोल्व होने वाली हैं कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले के की वैल्यू बनाते हैं फटाफट से। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, हमने लिखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो हम यहाँ से आर ये इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू के और टी लग जाएगा। यहाँ से मेरे पास ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करते हैं जो उसने कहा। हमने कहा पुट एक्स की, उसने आर की वैल्यू 5 दी है और टी की वैल्यू 8 दी है। कहता है मैंने इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन 1 में। मैंने इक्वेशन 1 लिखी आर इजिकल टू के टी, आर की वैल्यू 5 है और के की वैल्यू हमारे पास है 8, तो मैंने लिखा 5 डिवाइड कर दिया 8 के साथ, ये मेरे पास आ गई है के की वैल्यू। ये देखें यहाँ मैंने के की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, जो आगे चीज़ें पूछी हैं वो सोल्व करेंगे। कहता है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। कहता है ऐसी आपने इक्वेशन को ढूंढना है, फाइंड करना है जो कि आर और टी को कनेक्ट कर रही हो। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें तो हमें यहाँ साफ नज़र आ रहा है आर और टी को जो इक्वेशन कनेक्ट कर रही है वो यही है, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ एक मसला है कि यहाँ पे के आर है, तो क्यों ना के की वैल्यू पुट कर दी जाए और यहाँ खाली सिर्फ आर और टी रह जाएगा और यही वो इक्वेशन है जो इनको कनेक्ट करेगी। तो मैंने कहा ये हमारे पास, चले पार्ट 1 इसको कह लेते हैं। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमने कहा हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है, आर इज़ इक्वल टू के टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो कनेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दी जाएगी 5/8 इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन जो कि आर और टी को कनेक्ट कर रही है। ये हमने कर लिया इस क्वेश्चन को सोल्व, इसका पार्ट जो हमने उसने बन दिया था। कहता है आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64। यह हम इसको पार्ट 2 कह लेते हैं। कहता है फाइंड करें आर हमने फाइंड करना है और टी इज इक्वल टू हमारे पास है 64 के इक्वल टी है। कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने जो भी चीज़ फाइंड करनी है इक्वेशन 1 से हो जाएगी। देखें आर फाइंड करना है, इस आर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे और के की, और साथ हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 के आर इज़ इक्वल टू के टी, तो यहाँ पे मैंने कहा पुट के इज़ इक्वल टू, के की वैल्यू हम कहा क्या पुट करेंगे 5/8, ये के की वैल्यू है 5/8 और साथ हमने टी की पुट करनी है 64। अब देखा जाए तो यहाँ पुट करते हैं आर इज इक्वल टू, मैंने कहा के की वैल्यू 5/8 आ गई, ये हो गया मल्टीप्लाई टी की वैल्यू के साथ 64, तो 8 8 होता है 64, तो 5 को 8 से करे तो आता है 40। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 40 निकल आई। तो इसके साथ ही हमने इस क्वेश्चन को बड़े आराम के साथ सुकून के साथ सोल्व कर लिया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें क्या कहता है, आर की वैल्यू फाइंड किया, वहाँ पे टी की करेंगे। कहता है एंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20, टी फाइंड करना है, आर में कितना गिवन है 20। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने उसी इक्वेशन को लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने कहा आर इज इक्वल टू के टी है, तो यहाँ हम क्या टी फाइंड करना है टी, तो आर को डिवाइड कर देंगे इस के साथ, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू टी। तो हमने क्या पुट करना है, के की वैल्यू को आर की वैल्यू को, तो आर की वैल्यू 20 है, पुट आर इज इक्वल टू 20 एंड के इज इक्वल टू 5/8। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, डिवाइड कर देंगे 5/8 के साथ इज इक्वल टू टी। तो ये इस तरह का हमारे पास पहले भी आई थी सिचुएशन। ये जॉइंट वाली वैल्यू इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 डिवाइड बाई ये 5 यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 8 के साथ इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं 20 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, ये 160 आ जाएगा, और इसी को मैं यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, 160 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास 32 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो टी की वैल्यू बनी वो 32 बन गई। तो इसके साथ ही हमने टी भी फाइंड कर लिया, हमें आर और के गिवन था, यह हमने कर दिया टी, आर की कर ली जब हमें के और टी गिवन था, और यहाँ से हमने वो इक्वेशन फाइंड की जो इन दोनों को रिलेट कर रही थी, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड की जो कि यहाँ पर शुरू में ही हम करते हैं। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम 4 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के स्केयर के एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3। अब ये चीज़ जो है यहाँ पर उसने जब 2 वैल्यूज़ दे देता है, वो दोनों जो नंबर्स वेरिएबल्स होते हैं उनकी, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे हमने के की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो उसने आगे लिखा हुआ है।
ये देखें यहाँ पर है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के स्केयर के। तो अब मैंने इस साइन को ख़त्म करना, तो मैं लगाऊंगा इक्वल टू, इसके बाद कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इस के लगाऊंगा इसका, इसके बाद टी का स्केयर। अब मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैंने अब के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैंने पुट करना है जो उसने वैल्यूज़ दी हैं। क्या दी हैं उसने वैल्यूज़? आर की 8 दी है और टी की 3 दी है। आर की उसने दी है 8 और टी की दी है उसने 3। मैं इसको पुट करता हूँ इन इक्वेशन 1। आर की 8 हो गई, टी की हमारे पास 3 है, और लेकिन यहाँ ऊपर स्केयर भी है तो स्केयर लगा देंगे। 8 इज इक्वल टू आ जाएगा के, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, तो 8/9 इज इक्वल टू आ जाएगा के। और ये हमारे पास के की वैल्यू निकल आई। अब आगे क्या करना है? अब यहाँ से जो आगे चीज़ स्टार्ट हो रही है वो करते हैं। कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है, आर, और टी की वैल्यू उसने 6 दी है। आर को हमने फाइंड करना है, टी की वैल्यू उसने 6 दी है। तो यहाँ देखा जाए आर हमने फाइंड करना है, तो हमें के और टी स्केयर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो के की और टी की वैल्यू पुट करने के लिए हम इक्वेशन 1 सेलेक्ट करेंगे। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव आर इज इक्वल टू के टी का स्केयर। यहाँ से मैंने कहा पुट के की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 8/9 और टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 6। यहाँ पुट करते हैं यहाँ पर यहीं पे पुट करेंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा के की वैल्यू 8/9 आ जाएगी और टी की वैल्यू 6 इसका होल स्केयर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू मैंने कहा 8/9 और ये बन गया मेरे पास 36, इसका स्केयर खोला तो 9 4 जार 36 होता है। तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 8 4 जार हो जाएगा 32, ये बनेगा 32। आर इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आई वो 32 आ गई। तो उसने जो हमें आर फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने कर लिया, और हमने वैल्यूज़ के और टी की पुट की, और के की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली हुई थी, और यहाँ पर टी की उसने हमें पहले से गिवन थी। तो ये हमने क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया।